हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। परफेक्शन आईएएस के टेस्ट श्रृंखला चल रही है बीपीएससी 67 प्री के लिए, जो कि 8 मई को निर्धारित है। आज हम इसका तीसरा टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। इसमें आधुनिक भारत इतिहास के संबंधित 150 प्रश्न हैं और साथ में उनकी व्याख्या भी है। अच्छी व्याख्या है। प्रश्न तो ठीक है, उसके साथ साथ आपको हर एक व्याख्या में कम से कम 2 प्रश्न एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हम। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में काजू, अनानास और तंबाकू प्रचलित किया था। तो भैया को काजू या अनानास याद ना रहे, लेकिन तंबाकू जरूर याद रखना, पुर्तगालियों ने लाए थे। ठीक है, याद रखना। इसी के साथ ही ये शरीफा, अमरूद, पपीता, नारियल, ये सब इन्हीं की देन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था। तो उसका नाम था भैया सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान सर थॉमस रो ने व्यावसायिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज कराई थी। देखिए, सर थॉमस रो से पहले जो आया था 1608 में हॉकिंस था। हॉकिंस जो कि व्यापारिक एकाधिकार पाने में तो कोई सफलता नहीं मिली उसे, लेकिन हाँ, जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक लड़की से उसकी शादी करवा दी। याद रखना। तो थॉमस रो जो आए थे वो जहांगीर के दरबार में आए थे 1615 में। यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित हुई थी। तो पहली फैक्ट्री स्थापित हुई 1615 में। कहाँ पे हुई थी भाई? ये हुई थी आपके मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में। अगर पूछा जाए कि पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ बनी, तो भैया वो सूरत में बनी 1616 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना भाई, वो बताना सही उत्तर कौन सा है। देखिए, अब हम अगर रानी लक्ष्मीबाई से पकड़ेंगे या जनरल बख्त खान से पकड़ लेते हैं, तो जनरल बख्त खान से पकड़ लेंगे तो दिल्ली, वो तो दिल्ली में ही थे। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई कहाँ थी? झांसी में थी। तो बी का चौथा हो जाएगा और डी का पहला हो जाएगा। तो इसका मतलब ए वाला सही होगा। तो मौलवी अहमदुल्ला जो थे फैजाबाद में थे, और शाहमल जो थे वो बागपत में थे। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय शासक जिसने अपने राज्य में कृषि उद्योग के रूप में रेशम उत्पादन प्रचलित किया था। देखिए भैया, हैदर अली के पुत्र हैं टीपू सुल्तान, जिन्होंने पिता की मृत्यु मतलब 1782 में पिता की मृत्यु के बाद गद्दी को संभालते हैं। जैकोबिन क्लब की स्थापना कर लेते हैं। ये अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तुर्की के साथ, तुर्कियों के साथ, फ्रांस के साथ, इन सब के साथ। ठीक है, और साथ में ये याद रखना, इन्होंने अपने दूतावास भी खोले थे। ठीक है, टीपू सुल्तान ने। ओके, तो भैया इनका नाम है टीपू सुल्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अब देखिए, पहला अफगान युद्ध जो है नल पानी की लड़ाई से संबंधित नहीं है। पहला अफगान युद्ध, याद रखना, अगले राजा जो दोस्त मोहम्मद थे, इनके खिलाफ एक सैन्य अभियान था। तृतीय अफगान युद्ध जो था वो क्या था? तो तृतीय अफगान युद्ध भाई, उसी में रावलपिंडी की संधि हुई थी। पहला आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ, पहला आंग्ल नेपाल युद्ध जब हुआ, तो वो नल पानी की लड़ाई थी। तो दूसरा जो अफगानी युद्ध था, वो लॉर्ड लिटन ने अग्रगामी नीति का अनुसरण किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि सही सुमेलित यही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया था। तो भैया देखो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस था, टीपू सुल्तान थे ही उस समय। तो त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसको किसको मिलाया था? इसने मिलाया था मराठों को अपने साथ मिलाया, और किसको मिलाया? निजाम को भी मिला लिया। ठीक है, और मैसूर क्या हुआ? अकेला पड़ गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, पहला जो युद्ध हुआ था ना, वो मीडोस के अधीन हुआ था।
जो कि अनिर्णायक साबित हुआ था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन का बहाना बनाकर सत्ता से बेदखल कर दिया था? देखिए भैया, समय है 1848 से लेकर 1856 का। लॉर्ड डलहौजी आया हुआ है व्यापकत्व का सिद्धांत लेकर। इसमें कई सारे राज्यों का विलय हो रहा है। सतारा है, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली ऐसे रहे हैं, लेकिन करौली का विलय नहीं होता कभी, याद रखना इसको। तो भाई अवध को जो अधिग्रहण होता है वो कुशासक के आधार पर किया जाता है। अंतिम नवाब हैं वाजिद अली शाह। इनके पुत्र हैं कौन है? इनके पुत्र का नाम क्या है? इनकी देखिए मैडम जो रानी है ना, उनका नाम क्या था? बेगम हजरत महल। ठीक है, इनके जो पुत्र थे उनका नाम था बिरजिस कादिर। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभाला था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, तो कुशासन का जो आरोप लगाया गया वो भैया तैयार हुआ था सलीमन की रिपोर्ट के आधार पर। और जिस समय अवध का विलय हुआ उस समय अवध का रेजिडेंट था आउटरम। ठीक है, ये ब्रिटिश रेजिडेंट था। ये थोड़े से फैक्ट है, इनको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवध। अगला प्रश्न है 1765 में दीवानी मिलने के बाद अंग्रेज सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो किसके संपर्क में आए भाई? तो देखिए अंग्रेज सबसे पहले, देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हमने भी जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाए हैं आप लोगों को, उसमें हमने बताया भी था कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह से बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली। उसके बाद ये गारो से संपर्क में आते हैं। वो क्या हुआ ना कि वो सड़क बनाना चाह रहे थे, उसी सड़क बनाने के ही दौरान ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये गारो पहाड़ी का विलय करना चाह रहे थे लोग। ठीक है, तो इसी गारो पे जो जनजातियाँ थी इन्हीं लोगों से इनका सामना हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? मेरा अपना विश्वास है कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी एक महान महत्वाकांक्षा इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता करना है, ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन से के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है ये। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन है भैया इसका सही उत्तर। क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन ने ये वाला कहा था कि लॉर्ड कर्जन ने 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में काम किया था। उसके कार्यकाल के दौरान की महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं। देखो 1899 1900 में अकाल पड़ गया था। अकाल आयोग की नियुक्ति हुई सर एंथनी मैकडोनाल्ड के अधीन। सिंचाई आयोग बना कॉलिन स्कॉट मैनक्रिप के अधीन। पुलिस आयोग बना एंड्रयू फ्रेजर के अधीन। शिक्षा आयोग आया, रैले आयोग जो नाम था शिक्षा आयोग था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 भी आया था और बंगाल का विभाजन भी हुआ था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी। सही उत्तर लॉर्ड कर्जन है। अगला प्रश्न है किसने रणजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? देखिए इसमें सामरिक और कूटनीतिक कारणों से लॉर्ड मिंटो ने सतलुज से परे सिखों का बढ़ना रोकने के लिए मेटकॉफ के माध्यम से, मेटकॉफ चार्ल्स मेटकॉफ हैं, इनके माध्यम से 1809 में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की। इसी संधि के द्वारा सतलुज को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के बीच सीमा तय किए गए और वे मित्र बन गए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? इंग्लिश वाले भी इसको बराबर से देख सकते हैं और इधर जो उत्तर बता रहे हैं वही उत्तर उधर भी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सही कोड का चयन करना भैया सुमेलित भी करना है। देखिए 1854 का वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित था? तो 1854 का जो वुड्स डिस्पैच था ना, लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी थी। तो ए का दूसरा हो जाएगा। 1882 का जो हंटर आयोग आया, हंटर आयोग देख लीजिए, 1882 का जो हंटर आयोग आया था वो शिक्षा और सेवा का अखिल भारतीय प्रांतीय और अधीनस्थ 3 शाखाओं में पुनर्गठन किया गया था। तो बी का पहला हो जाएगा। फिर सर थॉमस रैले आयोग बना 1902 में। अभी हमने ऊपर ही बताया है रैले आयोग बना था, ये भी शिक्षा आयोग था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? रैले आयोग में
याद रखना कि 1902 में बना विश्वविद्यालय शिक्षण में सुधार लाने के लिए उपायों की अनुशंसा करनी थी। तो सैडलर आयोग क्या था भाई, 1917 में बना है, ऑनर्स पाठ्यक्रमों का सूत्रपात किया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 1 3 4। जहाँ पे ये ऑप्शन दिखेगा वही इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 1 3 4 इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया था, जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना जाने लगा। तो देखिए भैया, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब से कब तक रहा भाई, ये रहा है 1786 से 1793 तक। इसके समय में देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लाया गया है, प्रशासन का यूरोपीयकरण और सिविल सेवा की शुरुआत हुई है। इसी के समय में कॉर्नवालिस संहिता लाई गई, जिसमें कई न्यायिक सुधार और राजस्व प्रशासन तथा नागरिक क्षेत्राधिकार को अलग किया गया था, अलग करना शामिल हो गया था। मतलब ये सारी चीज़ें इसमें इसी के समय में हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था भाई। तो देखिए 4 सितंबर की बात है, 1920 की विशेष अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में, ठीक है। इस विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष रहे कौन, लाला लाजपत राय। इस अधिवेशन में गांधी जी ने गलत भविष्यवाणी की कि यदि असहयोग आंदोलन सफल हो जाता है तो स्वराज 1 साल में प्राप्त हो सकता है। इस बात को CR दास ने क्या किया, तुरंत ही अस्वीकार कर दिया था। फिर से नागपुर का अधिवेशन होता है 1920 में ही, दिसंबर के महीने में। इसमें अध्यक्ष बनते हैं इसमें CR दास से क्या हो जाता, मतभेद। CR दास का जो मतभेद था वो समाप्त हो गया, जो कलकत्ता वाले में हुआ था। CR दास का पूरा नाम है चित्तरंजन दास, ध्यान रखना। उन्होंने असहयोग का मुख्य प्रस्ताव पेश किया। उपाधियों के को किसने किया था, CR दास ने किया था। उपाधियों के समर्पण, स्कूलों, अदालतों, काउंसिलों के बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता के संवर्धन, अनुरक्षण और अहिंसा का सख्त कार्यक्रम अपनाया गया इसी में। तो दिसंबर 20 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस संगठन में कुछ अहम बदलाव भी देखे गए थे। तो कुल मिला के इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर 1920। प्रस्ताव पारित होना बात हो रही ना, बहस कब हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, पारित कहाँ हुआ, नागपुर में। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समापन का सुझाव दिया था। तो भैया ये सबको पता होगा इसका उत्तर, और इसका उत्तर सही है गांधी जी। अगला प्रश्न देखते हैं, वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन भारत विशिष्ट निर्देश के साथ आए थे। माउंटबेटन कौन से विशेष निर्देश के साथ आए थे, माउंटबेटन आए हैं 47-48 वाला समय है उनका। महत्वपूर्ण घटना रही है 3 जून की योजना रही है, जो माउंटबेटन योजना बोलते हैं, 3 जून 1947 को। हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसी समय में बंगाल पंजाब के विभाजन के लिए सर साइरल रेडक्लिफ के अधीन 2 सीमा आयोगों की नियुक्ति भी की गई थी। तो इस समय जो माउंटबेटन भारत विशिष्ट निर्देश के साथ आए थे, यदि संभव हो तो भारत को एकजुट रखें, ठीक है। इसी निर्देश के साथ ये भेजे गए थे भारत में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली रेल सड़क का निर्माण किया था। तो पहली रेल सड़क का निर्माण किसने किया, लॉर्ड डलहौजी है भैया। वेबकत के सिद्धांत के सूत्रपात हैं। 1853 में रेलवे स्मृति पत्र ने तैयार किया। 1853 में बम्बई ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेल लाइन का शिलान्यास भी किया, और हर प्रांत में एक अलग लोक निर्माण विभाग की स्थापना की इन्होंने घोषणा भी की थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि पद पर रहते हुए मारा जाने वाला वायसराय कौन था, बताइए इसमें। तो देखिए इस समय एक है लॉर्ड मेयो नाम है, जिसके समय में भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 में। इसके बारे में कहा जाता है कि इसको एक अफगान कैदी ने मार दिया था, ठीक है। तो ये अपने पद पर था जब ये मारा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड मेयो हो जाएगा भाई। इसके समय में याद रखना कि कुछ घटनाएं रही, जैसे भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना हुई, कृषि वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई, भारतीय राजाओं के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर स्थित मेयो कॉलेज का उद्घाटन भी हुआ। इसी के समय की बात है,
ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में गृह प्रभार का हिस्सा नहीं था? अब देखिए, गृह प्रभार भारत के बाह्य ऋण का ब्याज और भारत में ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान था भाई। बाह्य ऋण नहीं, गृह प्रभार। गृह प्रभार क्या होता था कि व्यापार अधिशेष का उपयोग किया जाता था। हालांकि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा इस प्रणाली को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। तो जो हिस्सा नहीं था उसका, वो क्या सही है उसका? तो सही उत्तर है नागरिक प्रशासन प्रभार। ओके। अगला प्रश्न क्या है कि 1793 की कॉर्नवालिस संहिता ने क्या अलग किया था? क्या चीज अलग किया था भाई? देखिए, इन्होंने न्यायिक प्रशासन से नागरिक प्रशासन को अलग किया था। कॉर्नवालिस संहिता ऊपर हमने बात कर ली है इसके बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना, फिर से चलिए देख लेते भाई। बड़े सामंती जमींदारों को भूमि आवंटित की गई थी। बड़े सामंती जमींदारों को जो भूमि आवंटित की गई वो थी जागीरदारी प्रणाली। इजारेदारों या कर संग्राहकों को भूमि आवंटित की गई तो वो थी जमींदारी, ठीक है। प्रत्येक किसान को शिकमी देने, गिरवी रखने, उपहार में देने, बेचने के अधिकार भूमि आवंटित की गई थी। तो ये था कौन सा भैया? ये वाला था रैयतवारी। ग्राम स्तर पर जो किया गया राजस्व बंदोबस्त था, तो लास्ट जो बचेगा वो बचेगा मालवाड़ी, ठीक है। तो 1 2 3 4 नहीं, ए का पहला है, बी का दूसरा है और सी का चौथा है, नहीं बी का चौथा है, ठीक है। बी का चौथा है, पहले का ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा, इस हिसाब से होगा। तो 1 4 2 3 आएगा सही ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें देखिए, अच्छा पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित है, यहाँ पे पूछा गया था, सॉरी। इस तरीके से सुमेलन इसका सही बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ग्राम स्तर पर जो किया गया राजस्व बंदोबस्त तो मालवाड़ी था भाई। प्रत्येक किसान को शिकमी देने, गिरवी रखने के लिए जो बात की गई वो रैयतवारी था, तो सी वाला भी मिला नहीं है। इजारेदारों, कर संग्राहकों को भूमि आवंटित की गई, ये कौन सी थी? ये थी भैया जमींदारी। तो बड़े सामंती जमींदारों को भूमि आवंटित की गई थी, वो थी जागीरदारी व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। पट्टा लिखित समझौता होता था। पट्टा और कबूलियत दो प्रथाएं थी। तो पट्टा जो है ना, किसानों और जमींदारों के बीच एक लिखित समझौता था जो लगान की राशि का प्रावधान करता था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पट्टा क्या था भैया? किसान और जमींदार के बीच जो लगान की राशि का अभिलेख उपलब्ध करवाता था। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया? 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता है। और याद रखना, इसमें इन्होंने क्या किया? समर्थन दिया था क्या? इसमें इस विद्रोह में ये लोग तटस्थ रहे हैं, ना ही इन्होंने हेल्प की और ना ही इन्होंने विरोध किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से संबंधित था? देखिए भैया, इसमें पील आयोग है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। विद्रोह के बाद भारत में नीति निर्माण के उद्देश्य से गठित जो थी पील आयोग में ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं के उच्चाधिकारी शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता की थी युद्ध सचिव और मेजर जनरल पील ने। इसमें कई उपाय किए गए कि भारतीय सेना में यूरोपियों के अनुपात में वृद्धि होगी, जातिगत आधार पर रेजिमेंट बनाया जाएगा, बांटो राज करो की नीति शुरू हो जाएगी, भारतीयों की उच्च रैंक पर प्रोन्नति नहीं दी जाएगी भारतीयों को। तो इसका सही उत्तर पील आयोग हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न है, अहरार आंदोलन 1910 में हुआ था, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए भैया, क्या है कि यह मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम के नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी आंदोलन था, बात सही है। यह अलीगढ़ स्कूल की वफादार राजनीति को नापसंद करता था, बात सही है। इसने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की, ये भी बात सही है। तो इसका देखिए, अब लगातार 3 तो सही है ना, तो इसका सही उत्तर तो ई होना चाहिए ना, क्योंकि सही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये सबको पता होगा, अकबर द्वितीय ने दी थी, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
किसने बॉम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन का सूत्रपात किया था? देखिए एन एम लोखंडे हैं, इन्होंने बॉम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन की शुरुआत की थी। वो भारत में श्रमिक संघ आंदोलन के जनक माने जाते हैं। एन.एम. लोखंडे नाम है इनका। उन्हें न केवल 19वीं सदी में कपड़ा मिलों की कार्यदशाओं को सुधार लाने बल्कि जातिगत सांप्रदायिक मुद्दों पर उनकी साहसी पहलों के लिए भी याद किया जाता। तो नाम क्या भैया? नाम है एन.एम. लोखंडे। अगला प्रश्न है 1926 में पंजीकृत मान्यता प्राप्त बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स लेबर एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें देखिए क्या है, इसमें भी 1926 में इसका गठन हुआ है, जो पहले दे दिया गया है। इसमें देखिए एन.एम. जोशी ने इसको नेतृत्व दिया था। तो इसमें क्या हुआ भाई कि जोशी भारतीय मजदूर संघ के नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी थे। जोशी ने लाला लाजपत राय के साथ 1920 में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की शुरुआत की थी और ये 1925 से 29 और 40 से लेकर 48 तक अखिल ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव भी रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एन.एम. जोशी। अगला प्रश्न है कि सही कोड का चयन करना मतलब मिलाना है। इसमें देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, इसकी स्थापना एन.एम. जोशी ने की थी। एन.एम. जोशी मतलब एक का हम तीसरे में मिला दिया लाके। चेन्नई लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये थे भैया बीपी वाडिया। बी का हमने दूसरा कर दिया। अच्छा भैया ए का हमने तीसरा किया, ए का हमने क्या किया? नहीं, हाँ, ए का हमने तीसरा कर दिया और बी का हमने चौथा कर दिया। ए का तीसरा और बी का चौथा अगर कर देंगे तो इसका सही उत्तर मिल जाएगा ना हमको, सी। अब देखिए अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन महात्मा गांधी थी, बात सही है, और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लाला लाजपत राय थे। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश वाले बराबर से देखते रहे भाई, अगर कोई दिक्कत ना हो तो, क्योंकि जो इसका उत्तर होगा वही इसका उत्तर होगा, बस अंतर होगा कि प्रश्न हम इधर हिंदी में पढ़ेंगे, वो इंग्लिश में इधर देख सकते हैं। इसमें बताया पूछा गया है अगला प्रश्न में कि सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो देखिए भाई मोपला विद्रोह केरल में था, सही है। पाबना हुआ था बंगाल में, एका हुआ अवध में, बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था बिहार में। तो सभी के सभी क्या है? सही सुमेलित हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लास्ट में, बिल्कुल ई वाला। ओके, अगला प्रश्न निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इसको हमने क्रम में सजा देना। भाई कैसे सजाएंगे अब देख लेते हैं। इसमें देखिए नील विद्रोह जो हुआ था वो 1859 में हुआ है, लेकिन संथाल विद्रोह कब हुआ है? 1857 की क्रांति से जस्ट पहले हुआ था। तो इस हिसाब से तो सबसे पहले अभी संथाल है, फिर उसके बाद नील आएगा। लेकिन अभी दक्कन दंगा भी हुआ है। ये दक्कन दंगा कब हुआ भाई? देखिए दक्कन दंगा जो हुआ है ये 1875 में महाराष्ट्र के किसानों ने बढ़ते कृषि संकट के खिलाफ किया था विद्रोह। तो सिपाही विद्रोह क्या है? ये 1857 में हुआ है, ठीक है। अब देखिए 56 में हुआ संथाल विद्रोह, ठीक है, 1857 से जस्ट पहले हुआ है। तो हम संथाल विद्रोह सबसे पहले रखेंगे, फिर रखेंगे सिपाही विद्रोह भैया 1857 का, फिर रखेंगे नील विद्रोह 1859 का, फिर रखेंगे दक्कन दंगा जो कि 1875 में हुआ है। तो भैया सबसे पहले हो जाएगा 2, 4, 1, 3, सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सही सुमेलित यहाँ पे करना है। फिर बघेरा विद्रोह है, रामोसी है, सतवंडी है, मंदिर प्रवेश विद्रोह है। तो ऐसे ऐसे विद्रोह है। अब देख लेते हैं इसका। देखिए बघेरा विद्रोह जो हुआ था ना बड़ौदा में हुआ था भाई, पहला का ए का पहला हो जाएगा, ठीक है। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था पश्चिमी घाट में, बी का चौथा हो जाएगा। ए का पहला, बी का चौथा। अभी मामला सही नहीं है। अब देखिए सतवंडी विद्रोह जो हुआ था ना सामंतवाड़ी, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो सी का तीसरा हम मिला देंगे, लो सी का तीसरा मिला दिए तो ऑप्शन मिल गया, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, क्योंकि मंदिर प्रवेश विद्रोह जो था वो त्रावणकोर में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? फिर से सुमेलित करना है। कलकत्ता मदरसा, एंग्लो हिंदू कॉलेज, बैथून को स्कूल, बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज। अब देखिए कलकत्ता मदरसा जो था ना वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में इसकी स्थापना होती है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना, तो ए का दूसरा हो जाएगा। अच्छा ए का दूसरा हो जाएगा तो इस हिसाब से तो ऑप्शन ही मिल गया, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें देखिए एंग्लो हिंदू कॉलेज जो बना वो राजा राम मोहन राय के द्वारा, बेथुन स्कूल बनाया गया जॉन एलियट के द्वारा, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना मदन मोहन मालवीय के उसमें की गई, ठीक है।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसने आर्य महिला समाज की स्थापना की और विधवाओं को शिक्षित करने का पहला प्रयास किया था? 30 में इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए पंडिता रमाबाई नाम है इनका। ठीक है, 30 नवंबर 1882 को आर्य महिला समाज की इन्होंने स्थापना की थी। कब? 1882 में, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से 3 साल पहले। उद्देश्य था कि प्रत्येक महिला को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त और शिक्षित करना था। आर्य महिला समाज का मुख्य उद्देश्य था महिला शिक्षा, बाल विवाह के नकारात्मक परिणामों के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पंडिता रमाबाई। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना 1923 में, तो 1923 में घटी थी? देखिए अहमदाबाद वाला तो नहीं हुआ था, है ना, तो ए वाला तो गड़बड़ा है। अब देखिए बोरसाद विद्रोह है, बोरसाद सत्याग्रह है, सॉरी, ये 1922-23 में हुआ था। सितंबर 23 में सरकार ने बोरसाद तालुका के निवासियों पर वहां तैनात विशेष डकैती रोधी पुलिस पर अपने खर्च के लिए 2.5 लाख रुपए की लेवी की घोषणा कर दी थी। 16 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस कुमक के एवज में 2 रुपये और 7 आना का भुगतान करना था। बोरसाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा नागपुर झंडा सत्याग्रह भी है, ये भी 1923 में ही हुआ है। इसमें क्या था भाई, कांग्रेस के झंडे प्रतिबंध के खिलाफ 1923 में नागपुर फ्लैग मार्च बनाया गया था 1923 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बोरसाद हो जाएगा और नागपुर हो जाएगा। तो मतलब क्या है, ई वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1923 में हुआ था। एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि 1924 में खलीफा का पद समाप्त हो जाने पर खिलाफत समिति द्वारा प्रासंगिकता खो देने के बाद मुस्लिम लीग पुनः जिन्ना के अंतर्गत 1924 में क्या होती, पुनः जीवित हो जाती है। 1924 में मुस्लिम लीग का पुनरुद्धार होता है। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब होता भाई, ये तो आपको पता होगा कि 1918 या 19 में होता है ना, जब गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने मेघदूतम का अनुवाद किया था? देखिए मेघदूत की रचना की थी कालिदास ने, ठीक है, और इसका अनुवाद किसने किया था तब? इसका अनुवाद किए थे विल्सन महोदय। नाम क्या है, होरेस हेमैन विल्सन नाम है इनका। ठीक है, याद रखना, होरेस हेमैन विल्सन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो किसने किया था भाई, इन भगवत गीता का अनुवाद किए थे चार्ल्स विल्किंस महोदय ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए संगठनों का कालक्रम बताना सही वाला। अब देखिए ब्रह्म सभा है, आर्य समाज, मद्रास महाजन सभा, 3 हैं, पहले से बात के देखना है। अच्छा देखो, ब्रह्म सभा की स्थापना कब हुई थी? 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी, हिंदू धार्मिक सामाजिक सुधार के रूप में। मद्रास महाजन सभा कब बनी? तो ये भैया 1884 में बनी है। एम वीर राघवाचार्य रहे, एन सुब्रमण्यम अय्यर रहे, पी आनंद चालू रहे, इन तीनों ने मिलकर की थी। फिर आर्य समाज है, कब बना? 1875 में जाके। तो देखिए 1828 में ब्रह्म सभा बना है, फिर उसके बाद बनेगा आर्य समाज, फिर बनेगा मद्रास महाजन सभा। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। याद रखना, ब्रह्म सभा है 1828, आर्य समाज है 1875 और मद्रास महाजन सभा 1884। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम नेता अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापकों में नहीं था? देखिए आगा खां थे, नवाब सलीमुल्लाह भी थे, ये दोनों लोग तो थे। तो इसमें कौन नहीं थे? इसमें नहीं थे भैया मोहम्मद अली जिन्ना। इसकी स्थापना हुई 1906 में, याद रखना। इसके संस्थापक ख्वाजा सलीमुल्लाह रहे, आगा खां रहे, नवाब मोहसिनुल मुल्क भी रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। याद रखना, मुस्लिम लीग मूल रूप से शिक्षित अभिजात वर्गीय मुस्लिमों का एक गुट था। और ये भी ध्यान रखना, 14 अगस्त 1947 को लीग को क्या किया गया? भंग कर दिया गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि ये 1913 में शामिल हुए। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी विदेशी नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? तो इनका नाम था मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र अनिवार्य रूप से नरम पंथियों की नीति का मुखपत्र था?
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए भैया, इसमें लीडर एक नाम आता है, ठीक है, लीडर था ऐसा। यह ब्रिटिश राज के दौरान भारत में सबसे प्रभावशाली अंग्रेजी भाषा के अखबारों में से एक था। मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया ये अखबार इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। 1909 से 1934 तक गतिशील संपादक CY चिंतामणि के अंतर्गत इसने उत्तर भारत में एक विशाल पाठक वर्ग का निर्माण भी किया था। CY चिंतामणि किससे संबंधित? तो लीडर से संबंधित है भैया, याद रखना। मदन मोहन मालवीय इसके प्रकाशक रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीडर। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1880 के कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक, देखिए क्या है कि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, 1880 लिखा गया है, तो इसमें देखिए कादम्बिनी गांगुली है, ठीक है। कादम्बिनी गांगुली ब्रिटिश साम्राज्य में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला थी। इस तरह वह कलकत्ता विश्वविद्यालय से पहली महिला स्नातक बनी। भारत की पहली महिला चिकित्सकों में से भी एक थी ये। बंगाल की पहली चिकित्सिका और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला प्रतिनिधि ये थी। और 3 अक्टूबर 1923 को क्या हुआ? बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता में उनका निधन हो गया था। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का कादम्बिनी गांगुली। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला उपक्रम था, तो क्या था भाई पहला उपक्रम? देखिए, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला उद्यम था रॉलेट सत्याग्रह, पहला, और पहला ही पूछा गया, तो इसका सही उत्तर ये बी हो जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह था, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। पूना समझौते का परिणाम यह हुआ कि सामान्य निर्वाचक मंडल की सीटों में से दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया था, ठीक है, याद रखना। क्यों बढ़ाया? कैसे आप कह सकते हैं? इसमें देखिए आरक्षित सीटों की संख्या जो थी वो बढ़ाई गई थी। कितनी बढ़ाई गई थी? ये आपके लिए प्रश्न हो जाए तो बढ़िया रहेगा। वैसे नहीं बताएंगे तो हम आपको बता सकते हैं, आप बाद में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जिसको बढ़ा दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, गांधी जी ने किस तिथि को नमक कानून तोड़ा था? तो देखिए 12 मार्च को तो ये निकले थे यात्रा पे और 6 अप्रैल को पहुंचे थे, है ना। ये जो स्वतंत्रता बस का @75 इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? ये 12 मार्च से ही इसकी शुरुआत भी मानी जाती है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 अप्रैल को इन्होंने नमक कानून तोड़ा था भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी भैया सुमेलित करना, कौन सा सही सुमेलित है बताना इसमें। चलिए तो देखते हैं इसमें। चंपारण सत्याग्रह पहला असहयोग आंदोलन था क्या? नहीं, गलत है। खेड़ा क्या था? पहली सामूहिक हड़ताल थी, गलत है। अहमदाबाद मिल हड़ताल क्या था? पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, गलत है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह पहली भूख हड़ताल थी, तो ये भी गलत है। तो मतलब सभी तो गलत हैं, सही क्या है फिर? तो सही तो है ही नहीं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? देखिए पीटी नेहरू के बारे में ऐसी बात आती है। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के मूल अधिकारों का प्रस्ताव इन्होंने पारित किया, प्रारूप तैयार किया था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया कि कैसे स्वतंत्र भारत का संविधान होना चाहिए। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता क्या की दोहराई गई थी। तो इसमें जो प्रारूप तैयार किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत के लिए अधिराज्य के दर्जे वाले संविधान का प्रारूप तैयार करने का पहला प्रयास किसके जवाब में किया गया था? तो देखिए भाई, भारत के लिए अधिराज्य के दर्जे वाले संविधान का प्रारूप तैयार करने का पहला प्रयास हुआ साइमन आयोग के जवाब में। ब्रिटेन के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण अधिकृत क्षेत्र में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने ब्रिटिश भारत में साइमन आयोग 1928 में आया था। इसके पहले 1925 में भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कन हेड। इन्होंने भारतीय को क्या कहा कि संविधान बनाने की चुनौती दे दी थी। किसने दी थी? बर्कन हेड ने। कब दी थी? 1925 में। यह आयोग सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सांसदों का एक समूह था। और याद रखना, साइमन आयोग का नेहरू, गांधी, जिन्ना आदि के द्वारा विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था। तो साइमन आयोग इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, साइमन आयोग का
विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1939 में, इसका एक प्रश्न और है कि साइमन आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल न करने का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था? ये आपके लिए प्रश्न बन जाता है, तो इसका सही उत्तर बता देना है आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1939 में अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद का अध्यक्ष था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ये अध्यक्ष बने। अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद ब्रिटिश राज की रियासतों में राजनीतिक आंदोलन का एक समूह था जिसे विभिन्न रूप से प्रजामंडल या लोक परिषद कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है? देखना भाई, देखिए इसमें राजकुमार शुक्ल किससे संबंधित है? सबको पता होगा, चंपारण से संबंधित है। अम्बालाल साराभाई किससे संबंधित है? तो ये भैया अहमदाबाद मिल हड़ताल से संबंधित है, ये तो सही हो गया। इंदुलाल याग्निक कौन है? तो इंदुलाल याग्निक जो हैं ये खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित है, और वल्लभ भाई पटेल किससे संबंधित है? बारदौली सत्याग्रह से संबंधित है। तो इसमें देखिए कौन सा सही है? अम्बालाल साराभाई इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये अहमदाबाद मिल हड़ताल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी से जुड़ा अहिंसा और सविनय अवज्ञा का सिद्धांत किसकी रचनाओं से प्रभावित था? देखिए क्या है ना कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी किससे प्रभावित थे, और ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है गांधी जी ने किसकी किताब से कौन सा विचार लिया था, ऐसा भी एक प्रश्न बनता है। तो इसमें देखिए क्या है ना कि इन्होंने मतलब गांधी जी ने जो देखा था उसमें रस्किन थे, टॉलस्टॉय थे और थोरो थे। इन्हीं तीनों की किताबों से ये वाला इन्होंने सिद्धांत सीखा था। ठीक है, रस्किन, टॉलस्टॉय, थोरो। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित है? देखिए वेबेल योजना आई थी 46 में नहीं 45 में आई थी भाई। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? 1940 में। ठीक है, तो याद रखना अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया। क्यों, क्या था उसमें क्या था भाई? नेहरू जी ने एक प्रारूप तैयार कर दिया था, मतलब कि भारतीय संविधान कैसा होगा। तो उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान जो है एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। संविधान सभा क्या होगी? संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि सभा होगी। नेहरू जी ने प्रस्ताव दिया था, इसी प्रस्ताव को सरकार के द्वारा माना गया अगस्त 1940 में। तो इसी को जब सरकार ने अगस्त 1940 में माना तो इसको नाम दिया गया अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव से संबंधित व्यक्ति का नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, सही सुमेलित है भाई। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित नहीं भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल के दौरान महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी? देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ है 1931 में। क्यों हुआ था भाई? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। इसी दौरान क्या होता है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा भी होती है, फांसी दी जाती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही हैं, इन्होंने गांधी और इरविन के समझौते के दौरान जो बोला था कि दो महात्माओं का मिलन कहा था उसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, घटनाओं का कालानुक्रम सजाना भाई। देखिए दांडी मार्च है, शिमला समझौता है, तिलक की मृत्यु है, चंपारण सत्याग्रह है। तो चंपारण कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तिलक की मृत्यु कब हुई है? तिलक की मृत्यु कब होती है? 1920 में होती भाई, 1 अगस्त 1920 को हो जाती है इनकी मृत्यु। ठीक है, फिर दांडी मार्च कब हुआ? 1930 में हुआ है। कब से कब तक? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में। शिमला समझौता कब हुआ? ये भैया जाता है 1945 में। तो भैया 1917 चंपारण, तिलक की मृत्यु 1920, शिमला समझौता, दांडी मार्च। तो दांडी मार्च, शिमला समझौता, तो 4, 3, 1, 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाल कुर्ती के नाम से प्रसिद्ध संगठन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता भैया, याद रखना।
ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से करो या मरो का नारा गूंजा था? ये सबको पता होगा, सबने नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, यहाँ पर देखिए सही सुमेलित करना है। देखिए मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई, तो कब की गई थी? देखिए इसमें तो मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान की मांग की थी 1940 में की थी। ए का हम चौथे से कर दिए। अब ए का चौथा भैया 3 ऑप्शन में है। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस कब आए? तो 1938 में। इसके बाद जब 39 में ये फिर से अध्यक्ष बनते हैं ना, तो उसको त्रिपुरी संकट बोला जाता है। 2 लोगों को चुनाव होना था, 2 लोगों में 2 लोग खड़े हुए इसके प्रतिनिधि बनना चाह रहे, मतलब वोट पड़ा पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में। तो हालांकि नेताजी इस चुनाव को जीत जाते हैं, पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। क्यों भाई? गांधी जी के वो प्रतिनिधि भी थे, इसलिए गांधी जी ने कहा भी कि ये पट्टाभी सीतारामैया की नहीं बल्कि मेरी हार है। इस बात से क्षुब्ध होकर नेताजी ने क्या किया कि अपने पद से, अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसी को हम नाम देते हैं त्रिपुरी संकट। इसके बाद ये क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो इसका सही इसमें क्या हो जाएगा, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस शामिल हुए 1938 में। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। कब लिया गया? ये भैया 1929 में लिया गया है। लाहौर अधिवेशन हुआ है, याद रखना 1929 सही है। सी का दूसरा हो गया। कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र कब हुआ? 1939 में। कांग्रेस के 28 माह वाला चैप्टर आपको पता है, 28 महीने तक इसका शासन चलता है। दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ है, और इसमें क्या किया, ब्रिटेन ने भारतीयों को भी उसमें शामिल कर लिया बिना कांग्रेसी मंत्रिमंडल से पूछे। इसी बात का विरोध जताते हुए मंत्रिमंडल ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया था। तो ठीक है, 1939 में इन्होंने इस्तीफा दिया। अब देखिए 4, 3, 2, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फिर से मिलान करना भाई। इसमें देख लेते हैं फिर से मिलान क्या है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में बनी है। इसमें विलियम एडम रहे हैं भाई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में बनी, तो इसके रहे हैं दादा भाई नौरोजी। तो देखिए पहला के सही हैं विलियम एडम, मतलब ए का दूसरा। अच्छा, ए का दूसरा अभी 2 ऑप्शन दिख रहा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से संबंधित है कौन, दादा भाई नौरोजी, और बी का हो गया तीसरा। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा हो गया। तो सी का चौथा होना चाहिए, है ना, कि इंडियन सोसाइटी 1872 बनी A.M. बोस के द्वारा। इंडियन लीग कब बना, शिशिर कुमार घोष के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में आजमगढ़ उद्घोषणा किससे संबंधित है? आजमगढ़ यूपी का एक जिला भी है। बक्सर युद्ध, प्लासी, 1857 विद्रोह, अवध का विलय। क्या है भाई ये? 1857 के विद्रोह के दौरान 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्घोषणा इस बात का स्रोत है कि विद्रोही क्या चाहते थे। इसमें 5 खंड थे, जिसमें प्रत्येक जमींदारों, व्यापारियों, सेवकों, कारीगरों, पंडितों, अन्य विद्वान व्यक्तियों के लिए ये था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1857 का विद्रोह। आजमगढ़ उद्घोषणा किससे संबंधित है? 1857 के विद्रोह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 3 खंडों की विशालकाय रचना ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित की गई थी। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ये की गई भैया जेम्स मिल के द्वारा। ओके, ध्यान रखना, ये स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक भी हैं। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में सूर्यास्त का नियम किससे संबंधित था? देखिए सूर्यास्त का नियम जो था ना, हम मॉडर्न वाला अगर वीडियो देखा है तो उसमें हमने बताया है कि सूर्यास्त का नियम ये है कि जैसे मान लीजिए एक टाइम निश्चित किया गया कि इस तारीख को आप अपना टैक्स हमें जमा कर देंगे। वो तारीख हो मान लीजिए 5 तारीख को शाम को सूर्य ढलने से पहले वो टैक्स जमा होना चाहिए था। अगर वो टैक्स शाम मतलब सूर्य ढलने से पहले जमा नहीं हो जाता है तो क्या होता था, उनकी ज़मींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है, तो इसी को हम सूर्यास्त कानून बोलते हैं भैया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त। अगला प्रश्न है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की शासिका महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने से एक चार्टर प्राप्त किया। इस चार्टर का निहितार्थ क्या था भैया? इस चार्टर का निहितार्थ था
कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ क्या करेंगे, ये अपना व्यापार करेंगे। इनको व्यापारिक एकाधिकार मिल गया था, ठीक है, इसी पत्र के तहत। तो याद रखना इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, EIC को ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन में पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है, एकमात्र अधिकार मिला। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि A.O. ह्यूम के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कौन सा सही भाई। देखिए इसमें 1885 से 1906 तक ये INC के महासचिव के रूप में काम किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की। कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में A.O. ह्यूम के निधन पर गहरा दुख भी व्यक्त किया गया। बात सही है। कौन सा 27वां अधिवेशन था, कब हुआ ये आप देख सकते हैं, 85-12 मतलब 16 इधर 11 उधर, तो 1911 की बात है। अगला है उन्होंने उर्दू पत्रिका मुहिब-ए-रैया का आयोजन और प्रबंधन भी किया था। तो भैया देखो सभी क्या है, सही सुमेलित हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके गवर्नर रहते हुए सर्वोच्चता की नीति शुरू हुई थी। अब देखिए एक गवर्नर जनरल है 1813 से 1823 के बीच में, नाम है क्या, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये जाना जाता है किसके लिए, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के लिए जाना जाता है, पिंडारियों के दमन से संबंधित है। नाम क्या है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। एक वॉरेन हेस्टिंग्स भी है जो पहले था, इस समय कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स बाद में आता है और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले आ जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के अधीन सर्वोपरिता की एक नई नीति शुरू हुई। अब कंपनी ने दावा किया कि उसका प्राधिकार सर्वोपरि सर्वोच्च होगा, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों से अधिक होनी चाहिए। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स इसका नाम है, याद रखना। अगला प्रश्न है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किससे संबंधित था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस देखिए मुस्लिम लीग ने मनाया था। कब मनाया, जब कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया तो, नहीं, कैबिनेट मिशन ने जब मुस्लिम लीग की बात नहीं सुनी थी उसी समय ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस था मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किसी भी साधन से अलग मुस्लिम राष्ट्र के गठन की खुली मांग थी भैया। अगला प्रश्न है 1946 की कैबिनेट मिशन योजना द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रस्ताव किया गया था। तो इसमें देख लेते हैं भाई। देखिए कैबिनेट मिशन ने कुछ प्रसंगीय योजना का प्रस्ताव रखा जिससे क्षेत्रीय स्वायत्तता का सबसे बड़ा उपाय स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की उम्मीद भी की गई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक देश का दौरा किया, ढीले ढाले त्रिस्तरीय परिसंघ की सिफारिश की थी। ओके, भारत को एकजुट रहना था, याद रखना। प्रांतों के खंडों समूहों में विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयाँ शामिल होती और उनके पास मध्यवर्ती स्तर के अधिकारियों और अपने स्वयं की विधायिकाओं की स्थापना करने की शक्ति भी होती। तो इसमें देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय स्वायत्तता स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए संघीय संरचना की बात की गई थी। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित स्वदेश बांधव समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब देख लीजिए, 12 साल में एक स्कूल शिक्षक हैं अश्विनी कुमार दत्त, इन्होंने स्थापित किया स्वदेश बांधव समिति, ठीक है। बांधव समिति सभी में से सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वयंसेवी संगठन था। इस समिति की गतिविधियों के माध्यम से जिसकी 159 उपशाखाएं जिले की दूर दराज के कोनों में तक पहुंच गई थी, इस क्षेत्र के मुख्य रूप से मुस्लिम किसानों के बीच अद्वितीय जन समर्थन जुटाने में ये लोग सफल रहे हैं। तो मुख्य रूप से क्षेत्र के मुस्लिम किसानों के बीच जन समर्थन पैदा करने में सफल रही। सही उत्तर सी हो जाएगा। 75 प्रश्न देखेंगे, बाकी नहीं देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है 1929 में लॉर्ड इरविन द्वारा जारी दीपावली घोषणा कौन सा कथन सही है। अब देखिए साइमन कमीशन ने घोषणा की थी कि ये जो नियत समय में भारत को प्रभुत्व का दर्जा, भारत को नियत समय में प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने से संबंधित था लॉर्ड इरविन के द्वारा 1929 में दीपावली घोषणा, ठीक है ना। तो याद रखना इसको, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें देखते हैं क्या है कि इसमें देखिए भाई ध्यान रखना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि भूमिगत गतिविधियां हाथ में लेने वाली मुख्य हस्तियों में राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुराणिक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, आर.पी. गोयनका शामिल थे इसमें।
उषा मेहता ने बम्बई में भूमिगत रेडियो शुरू किया था। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ कि भूमिगत गतिविधि के इस चरण का उद्देश्य था कमान और मार्गदर्शन प्रदान करना जारी रखकर लोकप्रिय मनोबल बनाए रखना था। इसी समय में कई सारे सरकारें बनती हैं, समानांतर सरकारें, जैसे एक बलिया में बनती है चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक में बना बंगाल में, और ये जातीय सरकार थी। इसने क्या किया, चक्रवात राहत कार्य शुरू किया, स्कूलों को अनुदान स्वीकृत किया, अमीरों से गरीबों को धान की आपूर्ति की और विद्युत वाहिनियों को संगठित किया था। सतारा में कौन था? सतारा में जो बनी YV चौहान और नाना पाटिल जैसे नेताओं के अधीन प्रति सरकार बनी थी। प्रति सरकार कहाँ संबंधित है भैया? तो ये संबंधित है आपके सतारा से, और जातीय सरकार कहाँ संबंधित? बंगाल से है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये याद रखना है इसमें। फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा बलिया तामलुक में समानांतर सरकारें स्थापित हुई थी, बलिया तामलुक और सतारा में। ठीक है, अगला प्रश्न, नील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए अगला प्रश्न तो देख लेते भाई। तो बंगाल के नील किसानों द्वारा किए गए नील विद्रोह 1859-1860 में हुए थे। इसके नेतृत्व करता रहे विश्वास बंधु दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इसलिए विकल्प इसका। अब देखिए इसमें दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था इसका नेतृत्व। ठीक है, तो ये वाला तो सही हो गया। अच्छा ठीक है, इंडियन लीजन या फ्री इंडियन लीजन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में गठित सैन्य इकाई थी, इसे टाइगर लीजन के नाम से भी जाना जाता था। तो कुल मिला के इसका नेतृत्व किसने किया था भैया? दिगंबर और विष्णु विश्वास ने किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए नहीं होगा। नील किसानों पर उच्च कराधान का परिणाम था। अच्छा ठीक है, स्त्री पड़ताल करने के नील आयोग का गठन भी किया गया, सही बात है। बिहार में हुआ था, ये भी सही है। अच्छा सभी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन का संगठन किया था? देखिए अभी हमने बता दिया कि टाइगर लीजन का गठन 1941 में हुआ है, जर्मनी में हुआ है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? राजा राम मोहन राय की गतिविधियों को सजाना भाई। तो चलिए सजा देते हैं क्रम से। देखिए सती विरोधी संघर्ष 1818 में हुआ। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? 1814 में हुई। तो भैया अभी तो आत्मीय सभा आ रही है, उसके बाद सती प्रथा आ रहा। अच्छा वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1925 में हुई है, नहीं 1825 में हुई है। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है कब? 1828 में। तो सबसे पहले आएगा आत्मीय सभा की स्थापना, तीसरा। उसके बाद आएगा सती विरोधी संघर्ष 1818। ठीक है, तो 3-1 हो जाएगा और 2-4 हो जाएगा। आत्मीय सभा की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, सही उत्तर ए हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 75 प्रश्न करेंगे मात्र इसमें। राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब देखते हैं भाई। राजा राम मोहन राय जो थे वो विद्वान थे। ठीक है, वो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी के अलावा अरबी, फारसी, फ्रांसीसी, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू भाषा भी जानते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की थी। याद रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ईश्वर की एकता अर्थात ईश्वरवाद का समर्थन करते थे। कभी भी कोई नया धर्म शुरू करना नहीं चाहते थे। उन्होंने हिंदू धर्म पर ईसाई मिशनरियों के हमलों का भी प्रतिरोध किया था। उनका उद्देश्य था कि उन सभी कुप्रथाओं से हिंदू धर्म को शुद्ध करना था जो उसमें शामिल हो गई थी। उन्होंने दुनिया के किसी भी हिस्से में उत्पीड़न से अपने आप को अवगत रखा और उनका विरोध भी किया। उन्होंने नेपल्स और दक्षिण अमेरिका में क्रांतिकारियों के पक्ष का समर्थन भी किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रवादी थे। बहुदेववाद थे ही नहीं, सामाजिक सुधार के पक्ष में थे। एक नए धर्म की स्थापना करना तो बिल्कुल नहीं चाहते थे। नेपल्स और स्पेनिश अमेरिका की क्रांति का समर्थन नहीं किए, ये तो किए ही थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वह अंतर्राष्ट्रीयवादी नेता थे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रार्थना समाज का सामाजिक एजेंडा नहीं था? प्रार्थना समाज का सामाजिक एजेंडा भैया 1860 में बंबई में हिंदू समाज सुधार संगठन प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। उद्देश्य था यह अधिक व्यापक ब्रह्म समाज को समान ही था, लेकिन उसके साथ संबद्ध नहीं था। भारत के महाराष्ट्र राज्य में और उसके आसपास प्रभाव का सबसे बड़ा क्षेत्र रहा है।
प्रार्थना समाज का उद्देश्य था ईश्वर की उपासना, समाज सुधार का प्रचार करना। इसकी शुरुआत लक्ष्य विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन, नारी शिक्षा का प्रोत्साहन और बाल विवाह का उन्मूलन था। जो प्रार्थना समाज है, रूढ़िवादी हिंदू परंपरा से संबंध तोड़ने के मुद्दे पर कलकत्ता के अपने प्रतिरूप से भिन्नता रखता था। प्रार्थना समाज ने कभी भी सदस्यों से जाति प्रिय, मूर्ति पूजा, पारंपरिक धार्मिक संस्कारों को छोड़ने की मांग नहीं की थी। इस आंदोलन के शुरुआती नेता कौन थे? तो भैया M.G. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे थे, R.G. भंडारकर थे, N. चंद्राकर भी थे। तो क्या था प्रार्थना समाज भाई? सामाजिक एजेंडा जो नहीं था वो था महिला शिक्षा, नहीं मूर्ति पूजा थी। ठीक है, सही उत्तर मूर्ति पूजा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यंग बंगाल आंदोलन, देखिए 1826 में 17 वर्ष की आयु में हेनरी विवियन डेरिजियो हिंदू कॉलेज में शिक्षक बने। उनके पिता पुर्तगाली मूल के थे और माँ थी एक अंग्रेजी महिला। डेरिजियो ने निरंतर स्वतंत्र रूप से चिंतन, सभी प्राधिकरणों पर सवाल उठाना प्रोत्साहित किया। डेरिजियो ने अपने शिक्षण के माध्यम से और साहित्य, इतिहास, दर्शन, विज्ञान पर वाद विवाद और चर्चा के लिए एक संघ का गठन करके अतिवादी विचारों को बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो क्या है इसमें? यंग बंगाल आंदोलन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही है भैया, इसके अतिवादी विचारों ने संस्थापक के लिए क्या किया? परेशानी पैदा कर दी थी। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, व्यक्तित्व की पहचान करनी हमें। चलिए, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना जिसने की थी, क्या पूछा गया इसमें? विचार करके व्यक्तित्व की पहचान कीजिए। इसमें बताना भी है कौन सा सही उत्तर इसका। तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना की उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में काम भी किया। उन्होंने कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की। वो स्कूल के सरकारी निरीक्षक भी थे। तो देखिए, कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की थी। तो नाम क्या है? नाम है भैया ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके, अगला प्रश्न क्या है भैया कि सही कूट का चयन करना हमें यहाँ पे। अब देखिए, दर्पण है, संवाद कौमुदी है, सुधारक है, तत्वबोधिनी पत्रिका है। देख लेते हैं। देखिए, दर्पण जो है ना बाल शास्त्री जाम्बेकर के का है। संवाद कौमुदी किसका है? राजा R.M. रॉय का है। ठीक है, सुधारक किसका भाई? तो सुधारक जो है ना ये गोपाल गणेश आगरकर का है। और तत्वबोधिनी पत्रिका फिर किसकी है? तो ये भैया रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो पहले के कौन है? पहले का X हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का संवाद कौमुदी के हो जाएंगे R.M. रॉय। तो XW लगातार होंगे। तो XW अभी तो दोनों में है। तो अच्छा, सुधारक के कौन भाई? सुधारक के हैं गोपाल गणेश आगरकर। तो तीसरा का Y हो जाएगा। अच्छा, तीसरा का Y हो गया, ये भी मिल गया। अब देखिए, तो पहला का W, दूसरे का X, तीसरे का Y, तो चौथे का क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। सही उत्तर C हो जाएगा। ठीक है, तो भाई वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसको 2 भाग में बनाएंगे और हो सके तो अगला पेपर भी इसी में शामिल करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे और अगला प्रश्न जो होगा 78 नंबर से वो अगले वीडियो में, मतलब 2 भाग में बना देंगे कुल मिला के। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आप लोग भी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।